Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Paradise College. Dear students, हम इससे पहले चैप्टर नंबर 17 को स्ट्रेस एंड स्ट्रेन तक कर चुके हैं डिस्कस, और इसकी टाइप्स पर बात कर चुके हैं. ये मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन क्या होती है, किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, स्ट्रेन हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है. और आज हम बात करने लगे हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं. चैप्टर फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको टाइटल पे दिखाया जा रहा है. डियर स्टूडेंट्स, कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स होते हैं, उनको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, और उसके बाद हम डिफरेंट मटेरियल्स के दरमियान एक कंपैरिजन की बात करेंगे. तो व्हाट इज इलास्टिक कांस्टेंट? सिंपली हमें एक डेफिनेशन अगर पूछी जाती है कि इलास्टिक कांस्टेंट या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या चीज़ है, तो हमें इसको डिफाइन करना पड़ता है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है. और वो ये है कि किसी भी मटेरियल के लिए किसी खास लिमिट तक जो रेशो है दो चीज़ों की, यानी स्ट्रेस टू स्ट्रेन, ये रेशो ये कांस्टेंट रहती है. लेकिन शर्त क्या है कि एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज नॉट टू ग्रेट, यानी अप्लाइड फोर्स बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अंडर लिमिट हो तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो कांस्टेंट रहती है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अगर किसी बॉडी में स्ट्रेन पैदा करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर इसको अगर इनोटेट करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि किसी बॉडी पर जो स्ट्रेन हमने पैदा करनी है वो डिपेंड करती है उस पर लगाई गई स्ट्रेस के. और आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि स्ट्रेस उस मटेरियल पर ज्यादा लगानी पड़ेगी जिसके अंदर इंटर एटॉमिक फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी, तभी आपको डिफॉर्मिंग फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी. ठीक है, क्योंकि हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि स्ट्रेस यहाँ पर दो चीजों की रेशो को कहते हैं. ठीक है, स्ट्रेस बेसिकली रेशो है कि किसी बॉडी पर लगाई गई फोर्स पर यूनिट एरिया जो उसमें लेंथ, शेप या वॉल्यूम किसी में भी डिफॉर्मेशन क्रिएट करे. तो अगर तो हम बात करते हैं अप्लाइड स्ट्रेस की, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं स्ट्रेस अप्लाइड की, तो फिर आपने ये बात याद रखनी है कि ये फोर्स भी अप्लाइड फोर्स है, यानी एक्सटर्नल फोर्स है. और एक बात का और ख्याल रखना है कि अंडर सर्टेन लिमिट, यानी इस लिमिट के अंदर अंदर जो अप्लाइड फोर्स होती है वो, जिसको डिफॉर्मिंग फोर्स भी कहते हैं, यस, अप्लाइड फोर्स का दूसरा नाम ये डिफॉर्मिंग फोर्स भी है. तो डिफॉर्मिंग फोर्स या अप्लाइड फोर्स एक ही चीज है. और ये डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया या अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया जो लेंथ, शेप या वॉल्यूम में डिफॉर्मेशन पैदा करेगा उसको हम कहेंगे अप्लाइड स्ट्रेस. तो एक तो हुई अप्लाइड स्ट्रेस, लेकिन एक इसके अलावा और स्ट्रेस है जिसको समझना बहुत जरूरी है, जिसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग स्ट्रेस. और फॉर्मूला इसका बिल्कुल वही है, लेकिन इसको हम जब डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि देखें, ये वो फोर्स है जो रिस्टोरिंग फोर्स है. और ये कब एक्ट करती है? जब कोई बॉडी डिफॉर्मेशन की सिचुएशन में आ जाए तो उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन वापस हासिल करने के लिए एक फोर्स लगा रहे होते हैं जिसे कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स. और तो ये रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ये कहलाती है रिस्टोरिंग स्ट्रेस. तो स्ट्रेस को डिफाइन करते हुए आपने ख्याल रखना है कि हम अप्लाइड की बात कर रहे हैं या रिस्टोरिंग की बात कर रहे हैं. तो अगर तो लिमिट को क्रॉस ना करें, मींस के अप्लाइड फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा ना हो जाए, ये उसकी शर्त है, तो फिर ये रेशो कांस्टेंट रहती है. तो एक बात का आपने और ख्याल रखना है, वो ये है कि अंडर सर्टेन लिमिट, अगर हम बात करते हैं अंडर सर्टेन लिमिट, तो उस लिमिट के अंदर अंदर, यस, उस लिमिट के अंदर अंदर हमें ये बात का ख्याल रखना है कि जितनी रिस्टोरिंग फोर्स होगी
उसकी मैग्नीट्यूड डीफॉर्मिंग फोर्स के बराबर होगी। यस, यानी अप्लाइड फोर्स या डीफॉर्मिंग फोर्स के बराबर, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट रिस्टोरिंग फोर्स होती है। जी, इस पर हमने बात करनी है अभी। तो याद रखें कि रिस्टोरिंग स्ट्रेस भी होती है और अप्लाइड स्ट्रेस भी है। तो हम अपने जरा, अब चूंकि फिलहाल हम अप्लाइड पर बात करने वाले हैं, तो मैं अपनी इस ड्राइंग को इरेज करता हूं और अपनी इस बात की तरफ वंस अगेन आते हैं। वो ये है बच्चों के एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कुछ ये है कि किसी भी बॉडी पर में स्ट्रेन पैदा करनी हो तो आपको स्ट्रेस अप्लाई करनी पड़ती है। तो देखें, दोनों में से हम फिक्स तो स्ट्रेन को कर सकते हैं, लेकिन दो डिफरेंट मटेरियल्स हो हमारे पास, एक स्टील हो और एक रबर हो, एक प्लास्टिक, एक कॉपर हो, कुछ भी हो जाए, तो दोनों की आप स्ट्रेन तो फिक्स कर सकते हैं, लेकिन इस स्ट्रेन को पैदा करने के लिए कितनी स्ट्रेस लगानी पड़ेगी ये डिपेंड करेगा उस मटेरियल की अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर। सो याद रखिएगा, हम यहाँ पर इस तरह से डिफाइन करते हैं कि कितनी स्ट्रेस हमें चाहिए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस बॉडी के अंदर पैदा हुई स्ट्रेन के। और याद रखना, ये स्ट्रेन अंडर लिमिट होनी चाहिए। अब अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि देखें, अप्लाइड स्ट्रेस का मतलब है बॉडी में स्ट्रेन पैदा होगी, और जब बॉडी में स्ट्रेन पैदा होगी तो बॉडी अपनी हालत को वापस करने के लिए, रीगेन करने के लिए एक और स्ट्रेस लगाएगा जिसको कहते हैं रिस्टोरिंग स्ट्रेस। सो अंडर सर्टेन लिमिट, यस, अंडर सर्टेन लिमिट, ये जो रेशो है दोनों चीजों की, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन की, ये रेशो कांस्टेंट रहती है। सो इंप्लाइज दैट कि आपके पास एक रिलेशन आ गया कि स्ट्रेस इक्वल है स्ट्रेन इनटू सम कांस्टेंट के। तो फिर हमारे पास जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो यही आता है कि किसी भी मटेरियल के लिए, किसी भी मटेरियल के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो ये कांस्टेंट होती है। यस, तो ये रेशो हर मटेरियल के लिए अंडर सर्टेन लिमिट एक डेफिनेट वैल्यू हमें देती है, जो हम आपको एक टेबल में दिखाएंगे भी। सो कौन सा मटेरियल कितना ज्यादा इलास्टिक है? तो आप ये कहेंगे कि वो मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है जिस पर ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करें लेकिन उसमें स्ट्रेन कम हो। यस, जितनी कम स्ट्रेन होगी इसका मतलब है उतनी एटम्स या मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटर एटॉमिक फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है। मैं इसको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एटम्स मौजूद हैं, जिसको मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, और एटम्स को बाइंड करके रखती है इंटर एटॉमिक कोहेसिव फोर्स, और इस फोर्स की वैल्यू तमाम सॉलिड्स में एक जितनी नहीं होती। ये बाज में बहुत स्ट्रॉन्ग और बाज में बहुत वीक होती है। सो हम इसको इस तरह सपोज कर लेते हैं कि जिस तरह ये जो फोर्स है ये एटम्स को एक खास डिस्टेंस से ज्यादा करीब भी नहीं आने देती और उससे दूर भी नहीं जाने देती, यानी उनके डिस्टेंसेस को मेंटेन करके रखती है। तो इसकी मिसाल एक स्प्रिंग की दी जा सकती है कि जैसे स्प्रिंग को ओपन करें तो तब भी वो वापस आने की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स लगाता है, और अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस करें तब भी वो वापस आने की तरफ एक जोर लगाता है। तो हम इसकी मिसाल इस तरह दे सकते हैं कि जैसे तरह एटम्स के दरमियान स्प्रिंग है और उन स्प्रिंग्स के साथ एटम आपस में बंधे हुए हैं, ये कोई फिजिकल स्प्रिंग नहीं है, सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स की सेंस में हम इसको स्प्रिंग्स के साथ सिंबलाइज कर रहे हैं। सो ये हम सपोज कर सकते हैं कि एटम्स एक खास डिस्टेंस में बंधे हुए हैं और इनके दरमियान इंटर एटॉमिक फोर्स मौजूद है, जिसको इंटर एटॉमिक कोहेसिव फोर्स कहते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ प्लेन के अंदर फ्यू लेयर्स दिखाई और इन्हीं पर हम अपनी बात को मुकम्मल कर लेंगे। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने गौर करना होगा बात पर। बात कुछ इस तरह से है कि ये एटम्स अपनी जगह पे कैरेक्टरिस्टिकली वाइब्रेट तो करते हैं, लेकिन ये जो इंटर एटॉमिक फोर्स है वो ना तो ज्यादा करीब आने देती है ना दूर जाने देती है, ठीक है। तो ये अपने इस स्ट्रक्चर को बरकरार रखे हुए हैं। अगर हम इस मटेरियल के ऊपर एक अप्लाइड स्ट्रेस लगाएं, मींस के मैं यहाँ पे एक डीफॉर्मिंग फोर्स लगाता हूं, दिस इज डीफॉर्मिंग फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स। यस, डीफॉर्मिंग means के the force which is used to create deformation.
तो जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो हमें डिफॉर्मिंग फोर्स उस मटेरियल में ज्यादा लगानी पड़ेगी जिसके एटम्स के दरमियान इंटर एटॉमिक कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो बेसिकली हम किसी बॉडी पर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे और उस स्ट्रेस के नतीजे में उसमें स्ट्रेन आएगी। और जैसे ही ये एटम्स एक खास फासले पर जाएंगे डिफॉर्मिंग फोर्स के, तो हमारी डिफॉर्मिंग फोर्स के ऑपोजिट एक फोर्स लगेगी और इस फोर्स का नाम है रीस्टोरिंग फोर्स। तो समवन में आस्क के फ्रॉम वेयर रिस्टोरिंग फोर्स कम्स, तो आप कहेंगे दिस इज ड्यू टू इंटर एटॉमिक कोहेसिव फोर्स। वो जितनी ज्यादा होगी उतनी रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा लगेगी। शर्त क्या है कि आपने लिमिट को क्रॉस नहीं करना, इतनी स्ट्रेन नहीं पैदा कर देनी कि रिस्टोरिंग फोर्स काम ना करे। लेकिन एक बात तो श्योर है कि जब हम जिस मटेरियल में इंटर एटॉमिक फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी उसमें डिफॉर्मेशन पैदा करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो बहुत थोड़ी सी उसमें स्ट्रेन क्रिएट होगी। सो उस मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ग्रेटर होगा और वो मटेरियल ज्यादा लचकदार होगा। मींस के लचक उसमें ज्यादा होती है कि जिस मटेरियल के अंदर लार्ज स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड हो फॉर क्रिएटिंग स्ट्रेन। और दूसरी तरफ जब हम उसको छोड़ते हैं तो जब रिफॉर्मिंग फोर्स ज्यादा है तो फिर रिस्टोरिंग फोर्स भी ज्यादा है, और जब रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा है तो डेफिनेटली बॉडी में इलास्टिसिटी ज्यादा है। तो इलास्टिसिटी जो है वो बेसिकली उस मटेरियल की ही ज्यादा होगी जिसका इलास्टिक कांस्टेंट ज्यादा होगा। मैं अपनी इस ड्राइंग को इरेज करता हूं और आपके सामने अब कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर्स को रखता हूं। डियर स्टूडेंट, ये बात तो आपने अभी देखी कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स टू ग्रेट ना हो जाए, लिमिट के अंदर ही रहे, तो फिर ये रेशो कांस्टेंट है। सो दिस रेशो जो कि कांस्टेंट आती है इसका नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक कांस्टेंट भी हम इसको कहते हैं। मैथमेटिकली ये दो टर्म्स की रेशो है। अब आपको उम्मीद है कंफ्यूजन नहीं होगी कि अंडर लिमिट मैंने आपको बताया अप्लाइड स्ट्रेस और रिस्टोरिंग स्ट्रेस दोनों बराबर होती हैं। ठीक है, तो जिसमें रिस्टोरिंग स्ट्रेस ज्यादा होगी इसका मतलब है वो उसका ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ग्रेटर है। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं जिसमें स्ट्रेन पैदा करने के लिए अप्लाइड स्ट्रेस ज्यादा करनी लगानी पड़ी, डेफिनेटली उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ग्रेटर है। सो हम इसको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो हम इसकी डेफिनेशन के आगे चलते हैं। देखें, इसका कोई यूनिट जो है वो स्ट्रेन से तो ले नहीं सकते क्योंकि स्ट्रेन कोई यूनिट नहीं रखती। तो जो डायमेंशन और जो यूनिट स्ट्रेस का था वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का है। तो याद रखें कि स्ट्रेन चूंकि एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के यूनिट्स वही हैं जो स्ट्रेस के थे, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। एंड यू आर फेमिलियर अबाउट इट के व्हाट इज पास्कल। और हम इसको अब इसकी टाइप्स को देखते हैं। तो चूंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन आपने टाइप्स के साथ पढ़ी हुई हैं, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी 3 टाइप्स हैं, जिसमें एक है यंग्स मॉडुलस, फिर है बल्क मॉडुलस और फिर है शेयर मॉडुलस। डियर स्टूडेंट्स, हम तरतीब से इनको देखते हैं। सबसे पहले यंग्स मॉडुलस की बात करते हैं। देखिए बच्चों, यंग्स मॉडुलस में टेंसल स्ट्रेस और टेंसल स्ट्रेन की बारी आती है। तो हम सबसे पहले यंग्स मॉडुलस को डिफाइन इस तरह करेंगे कि ये दो चीज़ों की रेशो है, यानी इन लीनियर डिफॉर्मेशन द रेशो ऑफ टेंसाइल या टेंसल स्ट्रेस टू टेंसल स्ट्रेन, टेंसल टेंसाइल दोनों पढ़ सकते हैं, तो ये दोनों की रेशो कहलाएगी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका सिंबल कैपिटल Y होता है और ये टेंसाइल या टेंसल स्ट्रेस और टेंसाइल या टेंसल स्ट्रेन की रेशो है। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला आप जानते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, जबकि स्ट्रेन होती है मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन, मींस के कितनी यहाँ पे लेंथ चेंज हुई उसको एक्चुअल लेंथ पे डिवाइड कर दें। ये वो फार्मूले हैं जो आपने पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पे हमने उनकी वैल्यूज को लिखा हुआ है। अब कौन सा मटेरियल है जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी
लीनियर डिफॉर्मेशन में सबसे ज्यादा होगा। हम इसके लिए एक एग्जांपल है वो आपके सामने रखते हैं कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक स्टील वायर है जिसकी एक डेफिनेट लेंथ है और एक डेफिनेट क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और ये स्टील वायर इस तरह से मौजूद है, ठीक है। और इसी के पैरेलल इतनी ही लेंथ की हमारे पास एक आयरन की वायर है, सेम लेंथ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये तो हम सेम रख सकते हैं। लेकिन बच्चों मैं आपके सामने एक बात डिस्कस करूं कि अगर इस वायर के साथ हम एक ब्लॉक अटैच करते हैं या एक मैस पेन अटैच करते हैं जिसमें हम अपनी मर्जी से मैसेज को ऐड कर सकते हैं, और इसके साथ भी एक हुक लगा हुआ मैस पेन अटैच करते हैं जिसमें हम मैसेज ऐड कर सकते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि फॉर एग्जांपल हमने दोनों मैस पेन्स में 10-10 ग्राम मैस ऐड किया, तो मैस जब ऐड हुआ तो बेसिकली एक वेट की फोर्स लगी, और वेट की फोर्स आप जानते हैं W इज इक्वल टू mg। तो बेसिकली आपकी वायर के ऊपर एक ऐसी फोर्स अप्लाई हुई जिसने इसमें इलोंगेशन पैदा करनी है, क्योंकि वेट एक फोर्स है, तो आप कहेंगे कि इसके ऊपर एक स्ट्रेस अप्लाई की हमने, और स्ट्रेस क्या होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जब हम इस वायर के यूनिट एरिया पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो होगा क्या? होगा कुछ इस तरह, मैं इस वायर को थोड़ा जूम करके दिखाता हूं कि होगा कुछ इस तरह कि इस वायर में जो एटम्स थे वो आपस में इंटर एटॉमिक कोहेसिव फोर्स के साथ बाउंडेड हैं, और ये वाइब्रेशन के बावजूद ये फोर्स उनको दूर नहीं जाने देती, मींस के इनके ऑर्डर को मेंटेन रखती है, इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती है। लेकिन जब हम इस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो इनके एटम्स के दरमियान जो है वो स्ट्रेस डिवाइड हो जाती है, और वो इनके एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो चेंज होता है, तभी वायर जो है वो स्ट्रेच होती है, ठीक है। यानी कि जब हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि वो मटेरियल जिन चीज़ों से मिलकर, जिन एटम से मिलकर बना है, उनके दरमियान डिस्टेंस चेंज हो चुका है। यानी अगर इसके दरमियान हम एक स्प्रिंग को सपोज कर लेते तो हम ये कहेंगे कि वो स्प्रिंग खुल चुका है, तो अब इसके एटम्स वापस अपनी हालत में जाने के लिए एक रिस्टोरिंग फोर्स भी लगा रहे हैं। आपको अगर कहा जाए कि ये स्टील वायर और ये आयरन वायर है, क्या दोनों पर एक जितनी स्ट्रेस अप्लाई करें तो क्या दोनों में स्ट्रेन एक जैसी आएगी? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं, इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं, इनकी इंटर एटॉमिक कोहेसिव फोर्स डिफरेंट है। दोनों के लिए स्ट्रेन क्रिएट करने के लिए एक जैसी स्ट्रेस आपको नहीं लगानी पड़ेगी। स्ट्रेन तो आप फिक्स कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस की वैल्यू डिफरेंट होगी, तो आप कहेंगे दोनों में ज्यादा इलास्टिक वो होगा जिस पर ज्यादा स्ट्रेस लगानी पड़ेगी उस इंटर एटॉमिक कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट टू क्रिएट द डिफॉर्मेशन, और उस मटेरियल की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी और वो अपनी हालत को मेंटेन जल्दी करेगा और अंडर सर्टेन लिमिट। होपफुली यू गेट इट कि इस बात में हमने क्या देखा। बिल्कुल इसी तरह जब हम इलोंगेशन हो जाए तो देन क्या होता है? देन एटम अपनी वापस हालत में जाने की कोशिश करते हैं, तो वो एक रिस्टोरिंग स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, तो जिसमें रिस्टोरिंग स्ट्रेस ज्यादा होगी वो ज्यादा इलास्टिक होगा, तो रिस्टोरिंग स्ट्रेस उसी में ज्यादा होगी जिसके अंदर डिफॉर्मेशन पैदा करने के लिए हमें डिफॉर्मिंग फोर्स ज्यादा लगानी पड़ी। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें अब आपको क्लियर हो चुकी होंगी, क्योंकि आपने सिर्फ इनको डेफिनेशंस की हद तक नहीं रखना, तो हम जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को पढ़ेंगे तो ये सारी बातें उसके ग्राफ में डिस्कस भी हम करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं अपनी ड्राइंग को इरेज करता हूँ और आपके सामने इससे नेक्स्ट बात को करने लगे हैं। बच्चों, इसका यूनिट वही होगा जो स्ट्रेस का यूनिट है, बस सिंपल है कि यंग्स मॉडुलस में लीनियर डिफॉर्मेशन तक बात की जाती है, तो ये टेंसिल स्ट्रेस और टेंसिल स्ट्रेन की रेशो है। अब हम नेक्स्ट बल्क मॉडुलस की बात करते हैं। तो बल्क मॉडुलस 3 डायमेंशनल डिफॉर्मेशन में डिस्कस किया जाता है।
बल्क मॉडुलस में हम कहते हैं कि इट इज रेशियो ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्योंकि 3 डायमेंशनल डिफॉर्मेशन जब होती है तो उसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व हो जाता है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको बल्क मॉडुलस कहते हैं और इसका सिंबल कैपिटल के है आपकी बुक के अंदर। सो स्ट्रेस का तो फार्मूला वही है, फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है कि स्ट्रेस अप्लाई करने पर कितना वॉल्यूम में चेंज आया उसको एक्चुअल वॉल्यूम पे डिवाइड कर दें, यानी मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन इन वॉल्यूम, या फिर आप इसे कह सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम विच इज टेक्स प्लेस व्हेन इट इज अंडर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है, तो जब 3 डायमेंशनल चेंज होती है तो हम इसमें इसको चेक करते हैं, तो आप कहेंगे कि किसी भी मटेरियल का बल्क मॉडुलस उसका ज्यादा होगा जिसके अंदर वॉल्यूम में चेंज कम आए स्ट्रेस अप्लाई हो लार्ज होने पर, तो उसमें इसकी वैल्यू ग्रेटर आएगी। जी स्टूडेंट्स, बाकी यूनिट की बात एज इट इज है, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाऊंगा, और एक हमारा लेक्चर इस बात पर होगा कि बल्क मॉडुलस का कंप्रेसिबिलिटी के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो इस पर हम इन चीज़ों को वहाँ पर गो थ्रू भी करेंगे। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि प्रेशर और स्ट्रेस का आपस में क्या रिलेशन है, इसी तरह बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी का क्या रिलेशन है। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स और इलास्टिक फोर्स, इनका आपस में क्या रिलेशन है, और कोहेसिव फोर्स के साथ क्या रिलेशन है। तो ये एक हमारा पूरा लेक्चर इस पर अभी बाकी है। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर जा रहा हूँ। आइए हम अपनी बात को नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, शेयर मॉडुलस बड़ी सिंपल डेफिनेशन है कि जब सिर्फ शेप किसी बॉडी की चेंज हो अंडर स्ट्रेस, तो फिर शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन को डिवाइड कर दें, तो या इनकी रेशो ले लें, तो ये कहलाएगा शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको सिंबल जी के साथ दिया जाता है, इट इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी। तो बेटा स्ट्रेस तो वही है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और मैंने आपको बताया था फॉर स्मॉल एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन शेयर स्ट्रेन कैलकुलेट करनी हो तो tan थीटा से कैलकुलेट करते हैं, और ये प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल से बताया था कि ये tan थीटा किस तरह से आता है। तो ये डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हुई। सो आप सिंपली यही कहेंगे कि जिसके अंदर शेयर स्ट्रेन कम आएगी उसका शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ग्रेटर होगा, यानी जो मटेरियल ज्यादा स्ट्रेस बियर करता है और थोड़ी स्ट्रेन उसमें क्रिएट होती है, implies that कि उसका मॉडुलस ग्रेटर होता है। जी स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन भी आपकी कंप्लीट होती है। इस डेफिनेशन के साथ हम आपको एक टेबल दिखा रहे हैं डिफरेंट मेटल्स में। इस डिफरेंट मेटल्स के टेबल में आपको लीनियर डिफॉर्मेशन के लिए यंग्स मॉडुलस की वैल्यू, 3 डायमेंशनल यानी वॉल्यूम के इन्वॉल्व हो तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू, और अगर सिर्फ शेप की बात करें तो शेयर मॉडुलस की वैल्यू डिफरेंट मटेरियल्स में दी हुई है। तो आप चेक कर सकते हैं एल्यूमिनियम में, उसके बाद बोन है, तो बोन में लीनियर डिफॉर्मेशन तो होती है, वॉल्यूम के अलोंग नहीं है उसकी वैल्यू। इस तरह ब्रास है, कंक्रीट, डिफरेंट मटेरियल्स को चेक करें तो आपके पास सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो डायमंड की दी हुई है। इसका मतलब है डायमंड की यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे ग्रेटर है। तो डायमंड के एटम्स का स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग होता है कि उसमें डिफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करनी पड़ेगी, ये रेशो हमें बता रही है। और वॉल्यूम के अलोंग जो चेंज है वो हो जाता है कंपैरेटिवली कम स्ट्रेस से, तो लीनियर डिफॉर्मेशन उसमें क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। और इसी तरह इसके शेयर मॉडुलस की वैल्यू भी लिखी हुई है। वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर में अलोंग द लेंथ जो किसी भी सूरत में उसमें डिफॉर्मेशन क्रिएट नहीं होती, और उसके मॉडुलस की वैल्यू है 0। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज डिफरेंट जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स की आप इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ये एक टेबल आपके पास है, और जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इन मॉडुलस की वैल्यूज को आपको इस टेबल से लेना होगा अगर वो न्यूमेरिकल के डाटा में नहीं दी होती। आइए अब हम यहाँ तक जो हमने पढ़ा है उससे रेलिवेंट कुछ एक्सरसाइज पर बात करते हैं। तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज। शॉर्ट क्वेश्चन, पहले 2 शॉर्ट क्वेश्चंस तो आपको बता दिए गए थे जो बच्चों
आपकी उसी प्रीवियस वर्क में मौजूद हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसके ऊपर हमने लिखा ऑलरेडी डन, सी योर वर्क। सो आज के लेक्चर में हमें ये पता लग गया कि पहले 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे इन्हीं डेफिनेशंस में मौजूद थे जिसको हम कर चुके हैं। तो एक एग्जांपल हमें बताई जा रही है कि एक स्टील वायर है जिसका डायमीटर है 12 मिलीमीटर in diameter, is fastened to log and its and is then pulled by a tractor. इसको एक लॉग के साथ अटैच करते हैं एक वायर को, और फिर एक ट्रैक्टर के साथ इसको पुल करते हैं। जब ट्रैक्टर इसको खींचेगा तो ट्रैक्टर एक फोर्स लगाएगा, और वायर की जो लेंथ है वो एक्चुअल कितनी है, वो है 11 मीटर। 12 मिलीमीटर उसका डायमीटर है। तो ये जो ट्रैक्टर और लॉग के दरमियान जो वायर है इसकी वैल्यू है 11 मीटर, और ट्रैक्टर कितनी फोर्स लगा रहा है, 10,000 न्यूटन ट्रैक्टर फोर्स लगा रहा है। तो चूंकि ये फोर्स अलोंग द लेंथ लग रही है तो ये यकीनन आपका टेंसाइल स्ट्रेस का केस है। आपने कैलकुलेट क्या करना है, कितनी स्ट्रेस अप्लाई हुई वायर पर, वायर में कितनी स्ट्रेन आई, और ये स्ट्रेचिंग करने के लिए कितना वर्क करना पड़ा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर उसने ये तो बताया ही नहीं कि वायर की लेंथ में कितना चेंज आया। तो अब हमें इसके डाटा को चेक करना होगा कि हमें गिवन क्या कुछ है। जबकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कि यंग्स मॉडुलस है उसकी वैल्यू आपको दी हुई है 200 इंटू 10 की पावर 9, और ये किस मटेरियल के लिए आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, ये स्टील के लिए है। आइए हम अब इसको नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। गिवन डाटा, डायमीटर ऑफ द वायर 12 मिलीमीटर, मिली मीन्स 10 की पावर -3, इसका हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगा, तो ये 6 मिलीमीटर यानी 6 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। लेंथ ऑफ वायर दैट इज एक्चुअल लेंथ 11 मीटर, और जब ट्रैक्टर के साथ बांधा, ट्रैक्टर ने फोर्स लगाई 10,000 न्यूटन, दिस इज फोर्स required to produce the elongation, या force which is applying to produce the elongation. Modulus of elasticity ये भी आपको given है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, but you have to calculate stress, strain and extension. How much wire stretch, measure of extension, ये आपने कैलकुलेट करनी है। आइए अपने डाटा को यूज करते हुए इसकी कैलकुलेशन पे बात करते हैं। आप बच्चे जानते हैं कि स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स तो आपको गिवन है, तो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का फार्मूला आप जानते हैं कि ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो स्ट्रेस तो यहीं से कैलकुलेट हो जाएगी, फोर्स और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जस्ट वैल्यूज को पुट करना है। तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ। प्लीज गेट द स्क्रीनशॉट, वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट स्लाइड। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट को देखते हैं। हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं। फोर्स की वैल्यू 10,000, पाई 3.14 और आर का स्केयर यानी इस वैल्यू का स्केयर। अब इस स्केयर को ओपन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। जब हम 6 का स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा 36, और 10 की पावर -3 थी तो ये 10 की पावर हो गई -6। तो आपने क्या किया कि इन वैल्यूज के स्केयर को अलग अलग कर दिया। दिस फैक्टर इज एक्चुअली 36 यानी 36। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है कि मैंने आपको तरीका ये बताया कि पावर्स को अलग करें। तो ये 10 की पावर -6 ऊपर आके प्लस की 6 हो जाएगी, तो ये 10 की पावर को हम सेपरेट कर लेंगे और इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा जो कि काफी लार्ज रिजल्ट है। जी डियर स्टूडेंट्स, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 88.46 मेगा पास्कल। अगर आप मेगा पास्कल में कन्वर्ट रखना चाहते हैं तब भी ठीक है, अगर पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते थे। 8.84 इंटू 10 की पावर 7 पास्कल। तो ये आपके पास स्ट्रेस की वैल्यू है। अब हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को यूज करते हैं क्योंकि इस फॉर्मूले से स्ट्रेन फाइंड हो सकती है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रेशियो है स्ट्रेस और स्ट्रेन की।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो स्ट्रेस कितनी है आपके पास है 88.46 इंटू 10 की पावर 6 जो कि SI यूनिट में है, और स्ट्रेन कितनी है ये आपने अभी कैलकुलेट की। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर एक बात मैं आपको बताता चलूं कि मैं इसको इनोटेट करके दिखाता हूं कि देखें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेसिकली रेशो है दो फैक्टर्स की, मींस के स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो आपने साइन से कंफ्यूज नहीं हो जाना। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए बुक ने जो साइन दिया था वो कैपिटल ई का दिया था, वैसे तो ये यंग्स मॉडुलस है, आप इसको कैपिटल वाई से भी लिख सकते हैं। तो यहां पर जो स्ट्रेन है वो रेशो आ जाएगी स्ट्रेस और ई की। तो स्ट्रेस क्योंकि हमने कैलकुलेट कर ली ये वैल्यू, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें दिया हुआ था 200 इंटू 10 की पावर प्लस का 9। जब हम इन दोनों की रेशो को लेंगे तो देन इसका आंसर पावर ऑफ 10 में आएगा, बहुत ही स्मॉल वैल्यू आएगी। तो 0.44 इंटू 10 की -3, तो ये मिली में रिजल्ट आ रहा है और इसका कोई यूनिट तो होता नहीं है, तो ये बहुत स्मॉल वैल्यू है स्ट्रेन की। तो स्ट्रेन जितनी स्मॉल हो उतना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ग्रेटर होता है, मटेरियल उतना इलास्टिक होता है, मींस मटेरियल में डिफॉर्मेशन पैदा करने के लिए अप्लाइड स्ट्रेस ज्यादा लगानी पड़ती है, मींस इंटर एटॉमिक कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। ये सारी बातें मैंने आपके सामने वंस अगेन लिंक कर दी। अच्छा, अगर स्ट्रेन हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो क्या हम इलोंगेशन या स्ट्रेचिंग फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि वन डायमेंशनल इलोंगेशन में स्ट्रेन बेसिकली किसके इक्वल है? तो स्ट्रेन इक्वल है कितना लेंथ में इजाफा हुआ उस इजाफे को एक्चुअल लेंथ पे डिवाइड कर दें, यानी मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन, यानी हाउ मच लेंथ इज इंक्रीज पर यूनिट लेंथ। सो अगर आपके पास ये वैल्यू आ गई है तो चेंज इन लेंथ को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। स्ट्रेन की मदद से आप इस रेशो फॉर्म से इसको निकाल सकते हैं। आइए चेक करते हैं। स्ट्रेन इक्वल है चेंज इन लेंथ ओवर एक्चुअल लेंथ। सो आपके पास डेल्टा एल क्या आएगा, ये इस एल को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल लेंथ, और एक्चुअल लेंथ कितनी थी 11 मीटर, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा डेल्टा एल का, और डेल्टा एल का रिजल्ट यहाँ पर आपको मीटर में बताया गया 48.4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। जी डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर जा रहे हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3, ये आपकी बुक का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3, इस पे गौर कीजिए। ए वायर 2.5 मीटर लॉन्ग एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 की पावर -5 मीटर स्क्वायर इज स्ट्रेच्ड। एक वायर जिसकी लेंथ दी हुई है और क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, जी एक्चुअल लेंथ और इसका एरिया दिया, इज स्ट्रेच्ड, इसको खोला गया, स्ट्रेच किया गया, कितना 1.5 मिलीमीटर, ये स्ट्रेचिंग दी हुई है, यानी लेंथ में चेंज दिया है डेल्टा एल। कब? जब उस पे 100 न्यूटन फोर्स लगी इलास्टिक रीजन के अंदर। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, आपको बताना है कितनी स्ट्रेन हुई उसमें क्रिएट, उसमें उसका यंग्स मॉडुलस कितना है, और उसमें एनर्जी स्टोर्ड कितनी है वायर में। मैंने इसका कलर चेंज कर दिया थर्ड पार्ट का, इसकी रीजन हम बाद में देखेंगे। आइए इसका डाटा देखते हैं। ओरिजिनल लेंथ 2.5, क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर, stretched length that is elongation 1.5 millimeter and 1.5 into 10 की -3 मीटर। वेल नाउ आपको क्या बताना है? आपको बताना है उसमें नंबर 1 स्ट्रेन, फोर्स अप्लाइड 100 न्यूटन, स्ट्रेन आपने बतानी है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी यंग्स मॉडुलस, और एनर्जी स्टोर्ड। जी तरतीब से इनको देखते हैं। स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप जानते हैं चेंज इन लेंथ को एक्चुअल लेंथ पे डिवाइड कर देंगे, एक स्टेप का आंसर है। लीजिए चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया
तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया विदाउट एनी यूनिट। डियर स्टूडेंट्स, इस स्ट्रेन को कैलकुलेट करने के बाद हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की तरफ चलने लगे हैं, और आप अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे इसको कैलकुलेट किया जाएगा। जी प्लीज गेट द स्क्रीनशॉट, वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट स्लाइड। आप बच्चों ये बात जानते हो कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये रेशो होती है टेंसल स्ट्रेस और टेंसल स्ट्रेन की। स्ट्रेस उसी तरह फोर्स पर यूनिट एरिया, जबकि स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। यहां से हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा एल को। तो जरा अपनी इस वैल्यूज को एडजस्ट कीजिए। ये एडजस्ट होने के बाद आ जाएगा एफ इंटू एल ओवर ए इंटू डेल्टा एल। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी। एफ आपके पास है, एल आपके पास है, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके पास है और डेल्टा एल आपके पास है। इन सारी वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट किया। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास 10 की पावर्स को सेपरेट कर लेना है, बाकी सबको सेपरेट करना है। ये आंसर आपका पास्कल में आ गया। ठीक है, तो थर्ड चीज है एनर्जी स्टोर्ड। इस एनर्जी स्टोर्ड को हम एक फॉर्मूले में पढ़ेंगे 1/2 F इंटू डेल्टा एल। लेकिन ये चूंकि आर्टिकल अभी बाकी है, लेकिन इसके इस न्यूमेरिकल के पार्ट को हमने क्यों शामिल कर लिया, आप इसका रिजल्ट को फिलहाल याद रख लीजिए। एनर्जी स्टोर्ड में तो हमने इसको पढ़ना है। इसमें फोर्स और डेल्टा एल की जरूरत है, तो डेल्टा एल पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। कहां से करेंगे? हमें इस रिजल्ट को देखना होगा, जिसको इनोटेट करके मैं यहां पे दिखाने लगा हूं। इस रिजल्ट से डेल्टा एल किस तरह से निकलता है? डेल्टा एल आएगा यंग्स मॉडुलस को आप डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, और हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी कि डेल्टा एल इक्वल है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यस, इस वैल्यूज इन तमाम वैल्यूज को वंस अगेन पुट करेंगे, डेल्टा एल को कैलकुलेट करेंगे और फिर यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए, फ्रॉम वेयर वी गेट इट, 1/2 F आपके पास है 100 न्यूटन, और डेल्टा एल आपके पास इन वैल्यूज को एडजस्ट करने के बाद ये आएगा। और वैसे डेल्टा एल हमें गिवन भी था, अगर गिवन ना होता तो आप इस रिलेशन को यूज कर सकते थे। तो आपके पास एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगी, दिस इज स्ट्रेन एनर्जी जाउल में। डियर स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट हुआ। अब आप अपने माइक्स ऑन कर लीजिए ताकि आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए जा सकें।